गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी कोशिका जो कला होती है उसमें अभिगमन जो होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सभी सेल्स के अंदर मिलती है वह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वह कुछ मोलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इजीली करती है, कुछ का क्या होती है ट्रांसपोर्ट वो वहाँ से नहीं होने देती है। इसके अंदर भी कुछ जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो जैसे कि लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं या जिनका साइज छोटा होता है वो वहाँ से क्या होते हैं इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार अगर वो मोलिक्यूल चार्ज्ड है, आयन्स हैं जैसे कि, और अगर वो साइज में भी छोटे हो तो भी वो इजीली क्या होते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर एक प्रकार की होम्योस्टेसिस बनी रहती है। अगर ये ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम आयन पोटेशियम आयन तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है वहाँ पर बना हुआ रहता है और वो ऑर्गेन जो होता है इसी प्रकार से काम में करता रहता है। तो ये ट्रांसपोर्ट या जो अभिगमन होता है ये दो प्रकार का होता है प्रोसेस। एक को हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस और एक को हम क्या कहते हैं भी पैसिव प्रोसेस। तो जो ये एक्टिव प्रोसेस होता है या ये एक्टिव को क्या बोलेंगे हमें सक्रिय, और पैसिव को हम क्या बोलेंगे हमें निष्क्रिय प्रोसेस कहते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये आता है। और पैसिव जो प्रोसेस होता है उसमें पहला आता है सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन जो होता है वो विसरण कहते हैं उसको भी हम, तो सिंपल विसरण होता है। दूसरा जो इसके अंदर आता है विसरण के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, यानी किसी वाहक प्रोटीन के द्वारा क्या होता है ये यह प्रक्रिया होती है जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे सुकरण विसरण। ठीक है भी, या सुगमकारी विसरण कहते हैं इसके अंदर। इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है जिसको हम परमीएजेज कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओस्मोसिस जिसको हम क्या बोलते हैं विसरण। बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन भी इसके अंदर ही आते हैं निष्क्रिय प्रोसेस में। और जो सक्रिय प्रोसेस होता है उसमें प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, और उस प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रक्रिया इसके अंदर होती है। तो ये इस प्रकार ये होता है। इसके अलावा अगर किसी भी मोलिक्यूल का जो साइज बड़ा होता है तो उनका जो मूवमेंट होता है वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। और ये जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है यह जो होती है दो प्रकार की होती है वैसे। एक को हम क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक को हम क्या बोलते हैं भी एक्सोसाइटोसिस। तो ये इस प्रकार मूवमेंट होता है। लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं उनका मूवमेंट है, ठीक है, वो इस प्रकार होता है फ्रीली होता है। और यूरिया है वो इजिली है। और लिपिड जो बाइलेयर होती है ये इम्परमिएबल होती हैं, जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते हैं उनके प्रति क्या होती है इम्परमिएबल होती हैं। इसके अलावा आयन और चार्ज जो पोलर मोलिक्यूल होती है जैसे ग्लूकोज होती है उसके प्रति भी अपारगम्य होती हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन चैनल्स बनते हैं या कैरियर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। और बड़े जो मोलिक्यूल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू दी वेसिकल्स। तो आपको इनके बारे में भी दिखाते हैं, जैसे कि ये आपको बताया था अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन सिंपल और फैसिलिटेटेड होता है, ओस्मोसिस होता है, एक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इसके अंदर होती हैं भी। तो जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या है उदाहरण आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप खुद सोचते हैं कि हम किसी कमरे में कोई भी सेंट किसी से खोल के रख देते हैं तो वो क्या होता है धीरे धीरे पूरे कमरे में बिल्कुल समान रूप से क्या होती है वो फैल जाती है। तो ये क्या हुआ इसमें सैंड के जो मोलिक्यूल है उनका डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, उनका क्या होता है भी डिफ्यूजन होता है यानी कि विसरण होता है। और ये विसरण जो होता है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से होता है। और ये हमेशा कंसंट्रेशन जो ग्रेटर होती है उसके डाउन होता है, यानी कि हायर जो सांद्रता होती है उस पदार्थ की उससे कम सांद्रता की ओर क्या होता है उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है और इधर नहीं है, तो ये जो मोलिक्यूल का इस प्रकार क्या होता है ये मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट जब तक होता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम जो होती है वो नहीं बन जाती है। तो ये डिफ्यूजन की क्रिया कहलाती है। डिफ्यूजन जो होता है वो जो मोलिक्यूल या जो उसकी प्रक्रिया जो होती है उसके ऊपर कई ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस अगर हम कहते हैं तो जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। मोलिक्यूल साइज जो है, ठीक है, जितना साइज छोटा होगा उतना ही डिफ्यूजन क्या होगा स्पीड से होता है ज़्यादा होगा। टेम्परेचर भी इसको प्रभावित करता है।
टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पार्टिकल की जो मोशन होती है, गति जो होती है, वो बढ़ जाती है, और उससे जो होता है उनका डिफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है भी। और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उससे जो डिफ्यूजन है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है भी। तो डिफ्यूजन जो है, वैसे आपको मैंने बताया था कि दो प्रकार की हैं, एक तो सिंपल डिफ्यूजन होती है और एक क्या होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। तो इनको हम जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं, इनको हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर जो होता है, जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जो भी मोलिक्यूल होते हैं, इनकी जो सांद्रता होती है बाहर ज़्यादा होती है और अंदर क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो लिपिड की जो बाइलेयर होती है वहीं से क्या होते हैं, ये अंदर की साइड में मूवमेंट करते हैं। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो एक विशेष प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, परमीएज या कैरियर प्रोटीन होता है। ये जो मोलिक्यूल होते हैं ये लिपिड में इनसोल्यूबल लिपिड होते हैं, तो ये इस मेम्ब्रेन के द्वारा पार नहीं हो सकते। तो ये जो एक चैनल प्रोटीन बनते हैं, ये जो प्रोटीन मिलकर बनाते हैं चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, तो ये आता है। तो ये दो प्रकार का हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक तो क्या होता है, एक चैनल बन जाता है। चैनल का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन्स का होता है जिसमें एक्वस चैम्बर होता है जिससे वो पोलर मोलिक्यूल अंदर चले जाते हैं। और एक जो होता है कैरियर मेडिएटेड होता है, जिसमें कैरियर प्रोटीन होता है जिससे कि वो मोलिक्यूल जब इससे जुड़ जाता है तो उसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, उसके अंदर संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और उससे जो होता है उसका वो मोलिक्यूल जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट या अभिगमन सेल से बाहर और अंदर की तरफ ये होता है। तो इस प्रकार जो है ये इस प्रकार की प्रक्रिया होती है भी। तो आपको जैसे कि हमने ये उदाहरण बताए थे सैंड का है, या ये आप उदाहरण दे सकते हैं कि पोटेशियम है मैग्नेट जो है ये बीकर में रखी हुई है जिसमें ये डिस्टिल वाटर रखा हुआ है, और धीरे धीरे क्या है ये जो पर मैग्नेट जो है इसे जो क्रिस्टल ग्रुप में रखा हुआ था ये ऐसे ऐसे क्या होता है उस बीकर में फैलना शुरू हो जाता है, और लास्ट में जो होता है पूरे बीकर का रंग क्या होता है, पर्पल रंग हो जाता है। यानी कि ये अभी ये इवेंचुअली जो है लगभग ये जो पर मैग्नेट जो कण होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इक्वली अपने आप को वहाँ पर फैला देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये वहाँ पर ये पहुँच जाता है। डिफ्यूजन है ये सिंपल डिफ्यूजन होता है जो कि एक मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है ये इनके अंदर ये होता है। फिर इसकी एक टाइप होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, जैसे आपको मैं पहले डायग्राम के अंदर पूरा आपको समझाया था। ठीक है, फैसिलिटेटेड जिसमें क्या होता है, फैसिलिटेट होता है, ठीक है ना, जिसकी किसी की हेल्प से जो होता है। और यह भी डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस ही होता है जिसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक स्पेसिफिक मोलिक्यूल का इसमें मूवमेंट होता है, हर एक मोलिक्यूल इसमें मूवमेंट नहीं होता है, या कोई भी आयन होती है और उसके लिए कैरियर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेड होती है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और ये आपको मैंने बता दिया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, जो भी एक तो चैनल बनते हैं और एक उसमें कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये बताए थे। तो ये क्या है, यहाँ पर जैसे ये दिखाएगा ये चैनल है और ये क्या है, कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन जो होता है जिसके द्वारा ये मूवमेंट होता है। अच्छा, इस मूवमेंट के अंदर और जो डिफ्यूजन होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है भी। एक तो जो होता है ये जो मूवमेंट होता है, जैसे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है यह जो होता है उस पदार्थ की जो होती है त्रिविमी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एल आइसोमर है, डी आइसोमर होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से क्या उनका मूवमेंट होता है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर सैचुरेशन जो काइनेटिक्स होती है वो दिखाती है, क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं जो इसका ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ाएंगे भी तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, जितने मोलिक्यूल यहाँ जुड़ सकते हैं मैक्सिमम वहाँ तक ही क्या होता है उनका मूवमेंट होता है, उससे ज़्यादा आगे मूवमेंट नहीं होता है। और इसके अंदर एक वाहक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये जैसे कैरियर प्रोटीन को हम कहते हैं वाहक की जरूरत पड़ती है, इसके बगैर नहीं होता है। और ये वाहक भी बड़े स्पेसिफिक विशिष्ट होते हैं, हर प्रकार के मोलिक्यूल के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ये वाहक होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज जो भी मोलिक्यूल होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के वाहक होते हैं। वैसे ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यह भी जो इनहिबिटर्स होते हैं उससे क्या होता है, यह प्रभावित होता है। ठीक है भी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जो वाहक होते हैं उनको हम एमटीपी कहते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं ये। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पर क्या होते हैं भी उपस्थित होते हैं सेल के अंदर जो होते हैं ये आते हैं। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसी को आपको दिखाया गया है कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स के अंदर होते हैं। तो चैनल का मतलब क्या होता है,
उसमें एक चैनल बन जाती है, एक टनल सी बन जाती है, जिससे जो होती है एक्वस इन्वायरमेंट बन जाता है और मूवमेंट हो जाता रहता है। और जो कैरियर प्रोटीन होते हैं उसके अंदर ये प्रोटीन जो भारी जो भी मोलिक्यूल से ज्वाइन करता है तो उसके अंदर उसकी शेप में चेंज आते हैं, और जिससे क्या होता है वो मोलिक्यूल इजीली वहां से क्या होता है ये डिफ्यूज करते हैं। तो ये दो प्रकार के ही आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है और उसे हम कहते हैं ओस्मोसिस, या इसे हम क्या कहते हैं भी परासरण। जो डिफ्यूजन था ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, लेकिन स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसमें एक सेलेक्टिवली परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा सिर्फ वाटर मोलिक्यूल जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है, जबकि जो डिफ्यूजन था उसमें सोल्यूट जो होते हैं उनका मूवमेंट हुआ था हायर कंसेंट्रेशन से लोअर के अंदर आता है इसके अंदर। ठीक है, यहां पर भी जो होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन के द्वारा ही इसमें मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है ना, और ये ओस्मोसिस की क्रिया कहलाती है भी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ओस्मोसिस के लिए ये एक बीच में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, और इसके अंदर जो है ये जैसे कि ब्लू रंग के जो है ये वाटर है, और ये इसमें क्या है शुगर के मोलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है शुगर मोलिक्यूल ज्यादा होते हैं, यानी कि जो सोल्यूड की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर ज्यादा होती है, यानी कि वाटर का मूवमेंट जो होता है ये इधर से इधर होगा। यहाँ पर वाटर जो सोलवेंट है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनकी कम है। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो होता है ये मूवमेंट होता है। तो ये हाई शुगर कंसंट्रेशन आती है इधर, और इधर क्या होती है लो शुगर कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या होगी वाटर की ज्यादा है और इधर क्या है वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस प्रकार जो है इनके अंदर ये मूवमेंट होता है, ये ओस्मोसिस होती है। और इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये ओस्मोसिस जो होती है इसके लिए क्या होती है टोनिसिटी एक स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं ओस्मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन रिलेटेड टू द प्लाज्मा होता है। और सोडियम आयन जो होता है किसी भी टोनिसिटी के लिए क्या होता है मुख्य फैक्टर होता है। हाइपरटोनिक है हाइपोटोनिक है, ये इनके बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो ये टोनिसिटी जो होती है ये कंट्रोल होती है आपको। तो टोनिसिटी क्या कहते हैं भी एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू अफेक्ट फ्लूइड वॉल्यूम एंड प्रेशर विद इन ए सेल। टोनिसिटी के आधार पर जो होता है ये कंसंट्रेशन एंड परमेबिलिटी ऑफ द सोल्यूट जो होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है ना, ये इसके ऊपर ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो इसके आधार पर तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक को हम कहेंगे समप्रासरी, एक को हम कहेंगे अति प्रासरी, और एक को हम क्या बोलेंगे अल्प प्रासरी जो होते हैं ये आते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी कि जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन जो होती है सेल में और साइटोसोल जो होती है उनमें क्या होती है सेम होती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक यानी इसको हम क्या बोलेंगे अल्प प्रासरी होते हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन परमेटिंग सोल्यूट्स देन दैट ऑफ द साइटोसोल, यानी कि सेल से बाहर जो होता है उसको हम कहेंगे भी। तो सेल से बाहर जो होता है सोल्यूट कंसंट्रेशन की मात्रा कम होती है, और अति प्रासरी जो होता है उसके अंदर क्या होता है जो ये कंसंट्रेशन जो होती है इम्परमेबल सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, अति प्रासरी हो गई। तो अगर इनकी कम है कंसंट्रेशन सोल्यूट की मात्रा कम है तो सेल क्या करेगी अब्जॉर्ब वाटर जाएगा, स्वेल एंड मे बर्स्ट लाइसिस होगा। और हाइपरटोनिक के अंदर रखेंगे तो सेल से पानी बाहर आएगा, क्योंकि अगर हाइपरटोनिक है तो उसके अंदर क्या होता है सोल्यूट की मात्रा साइटोसोल से ज्यादा है, यानी कि वाटर कंसेंट्रेशन वहां पर क्या होती है कम होती है। तो ये इसको ये प्रभावित करती है जिससे लॉस ऑफ वाटर होता है, और इसकी वजह से जो सेल होती है उसमें क्रीनेशन की प्रक्रिया होती है, जब वो सेल होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये सिकुड़ने की क्रिया जो होती है ये इसके अंदर कहलाती है। तो ये टोनिसिटी होती है, और ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि हमारे जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर ये चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो उनके अंदर तीनों चीजें थी हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक है। यानी कि जब हम आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, यानी कि जो बाहर का जो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मात्रा क्या है कम है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ आरबीसी में सोल्यूट ज्यादा है, तो जो वाटर का मूवमेंट होता है वो यानी कि बाहर वाटर ज्यादा है तो बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, और वो सेल क्या होगी बर्स्ट हो सकती है। ठीक है, और आइसोटोनिक के अंदर क्या होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। और हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है जैसे कि ये दिखाया गया है, ये आपको जो सेल है आरबीसी ये क्या होगी फूल रही है क्योंकि इसमें एंडोस्मोसिस होगी, क्योंकि बाहर क्या है हाइपोटोनिक है, बाहर के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है,
तो पानी अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हमें एंडोओस्मोसिस कहते हैं। इसमें जो पानी है वो अंदर जाता है, यानी कि अंतः प्राशन होता है। और ये जो अंतः प्राशन होता है, इसकी वजह से कोशिका जो होती है वो फूल जाती है, ठीक है। और शुरू में तो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करती है, और लेकिन ये ऐसी ही फूलती रही तो लास्ट में क्या होती है, क्रीनेशन हो जाता है, ठीक है, फूट जाती है, मतलब जिससे कि वो सेल नष्ट हो जाती है। और अगर इस सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इससे यानी कि बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी का मूवमेंट बाहर की साइड में होगा, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस, यानी कि बाह्य प्राशन। और ये जो बाह्य प्राशन है उससे सेल क्या होगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना भी। तो ये प्रक्रिया इसके अंदर ये होती है। तो ये एक्सोओस्मोसिस और एंडोओस्मोसिस जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है 0.9% NaCl है, या 5% डेक्सट्रोज इन वाटर के अंदर हम लेते हैं, तो वो क्या होता है, आइसोटोनिक, समप्रासरी विलयन होता है। हाइपोटोनिक, ठीक है, और हाइपरटोनिक, इसके अलग अलग इसमें अवस्थाएं होती हैं। तो ये इस प्रकार के सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया गया था भी, जिसमें ये सेल आती हैं। तो ये पैसिव प्रोसेस की दो टाइप होगी थी। अब इसी के अंदर आता है थर्ड टाइप पैसिव प्रोसेस के अंदर ही, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और जब वो साइज बड़ा होता है तो उसके द्वारा जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बाहर उनका मूवमेंट होता है, और उनके मूवमेंट के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं भी, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सब्सटेंस जो होते हैं वो उसके चारों तरफ कवर हो जाता है, उस मेम्ब्रेन, उसको वेसिकल कहते हैं। जो उस पदार्थ, जैसे कि आपको यहाँ पे ये डायग्राम बताया गया है, ये वेसिकल है, तो ये दो वेसिकल बन जाती हैं, इनके द्वारा क्या होता है, ये होता है। तो ये दो प्रकार का होता है। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो जाता है, और एक होता है एक्सोसाइटोसिस, यानी कि सेल से बाहर जो होता है ये मूवमेंट होता है इसके अंदर। तो ये हम पढ़ते हैं अभी एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, जिसके अंदर कोई भी सेल जो होती है, लार्ज नंबर ऑफ जो पार्टिकल होते हैं वो सेल के अंदर लिए जाते हैं। कैसे बनती है, उसमें एक वेसिकल बनती है, ठीक है भी। तो इसको हम दिखाएंगे। वैसे ये जो वेसिकल होती है वो इसके बनती है, जो उनको इस प्रकार अंदर ले लेती है, ठीक है ना। तो ये एंडोसाइटोसिस ये आती है, ठीक है भी। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि ये कोई भी पदार्थ है, ये इस ऐसे उसके सीडोपोडिया उसके साथ ग्रोथ करते हैं, और ये उसको इस प्रकार अंदर ले लेते हैं। अब अंदर लेने के लिए जो ये पदार्थ हमने दिया है, अगर ये सॉलिड है कि ये लिक्विड है, उसके आधार पर जो एंडोसाइटोसिस होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है भी। अगर ये सॉलिड पार्टिकल होता है इसके अंदर हम अंदर इनगल्फ करती है सेल, तब इसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर यह सॉलिड ना होके कोई भी लिक्विड है, जब उसको हम सेल या वाटर सोल्यूबल जो होता है उसको अगर सेल अंदर लेती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं भी, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं, और पिनोसाइटोसिस को जो होता है उसे हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। तो ये इसके अंदर प्रक्रियाएं जो होती हैं यहाँ पर ये होती रहती हैं, ठीक है। सेल ईटिंग है और सेल ड्रिंकिंग होती है। तो ये एंडोसाइटोसिस की दो प्रकार होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो उसके द्वारा किस पदार्थ का मूवमेंट अंदर होता है वो इसके अंदर बताया गया है अभी। तो जैसे कि एंडोसाइटोसिस के अंदर एक प्रकार और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं भी, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी कि इसमें जो भी पदार्थ हम अंदर लेंगे उसके लिए वहां पर एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। रिसेप्टर होता है, ग्राहक होता है, कोई भी हार्मोन है, कोई भी विषाणु हमारी बॉडी में एंट्री करता है, कोई भी एंटीबॉडी है, उनके लिए एक रिसेप्टर होता है, और ये उस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं ये मॉलिक्यूल, और जिससे क्या होता है एक प्रकार की वो अंदर की हमारी बॉडी को अंदर ले लेती है, ठीक है। तो ये होता है रिसेप्टर। अच्छा, ये रिसेप्टर के लिए भी क्या होता है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर क्लैथ्रिन कोटेड वेसिकल बन जाती है। जैसे कि भी ये कोई भी मेम्ब्रेन ऐसे होती है, तो यहाँ पर ये जैसे क्लैथ्रिन होते हैं और इनके ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं, और इन रिसेप्टर का तो वो मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, और ये इस प्रकार अंदर जाएंगे और लास्ट में ये एक वेसल के रूप में क्या होंगे, निकल जाएंगे, और इसमें ये क्लैथ्रिन इसके अंदर होता ही है। बाद में क्लैथ्रिन जो होता है यहाँ से टूट के अलग हो जाता है, और ये वेसिकल जो होती है इससे क्या होता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, और जो भी विषाणु है, जो भी चीज़ है, वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो है ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, जिसमें मुख्य रूप से क्लैथ्रिन कोटेड होती है। क्लैथ्रिन की उसमें एक
परत होती है जिसके द्वारा जो होते हैं इन पदार्थों को हमें अंदर ही लेते हैं। ठीक है, ये पिनोसाइटोसिस बताया है। इसके अंदर भी एक इनवेजिनेशन बनती है और वाटर सोल्यूबल मैटेरियल जो होता है वो इसके अंदर पहुंच जाता है। ठीक है भी, इसको सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। और फिर इसके अंदर लास्ट आती है एक्सोसाइटोसिस, जिसको हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर जो भी होती है, जो सेल के अंदर जो वेसिकल बनती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वहां पर आगे फ्यूज हो जाती है, और उसमें जो भी मेटेरियल होते हैं, कोई एंजाइम हो, कोई एंटीबॉडी हो, कुछ भी न्यूरोट्रांसमीटर हो, कोई भी चीज जो होती है वो क्या होती है, सेल से बाहर छोड़ दी जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहते हैं भी। तो यह इस प्रकार एक पैसिव जो प्रोसेस है वैसे चलता रहता है भी। ठीक है भी।